Hello everyone, my name is Tisha. Today we are going to learn about drug interaction. Drug interaction comes under the topic that is adverse drug reaction. It is the subtype or subtopic of adverse drug reaction. This is the lecture 3B. That means 3A is already covered before. So in this video what we are going to learn about is definition of drug interaction, its types, its mechanism, and its methods of detecting ADR. So now let's begin. First of all, we will see the definition. That is, what exactly is the drug interaction? Drug interaction, it is defined as the pharmacological activity of one drug is altered by the concomitant use of another drug or by the presence of some other substance. Dear friends, what is the meaning? That is, it is defined as the pharmacological activity. For example, जो भी pharmacological activity है कोई भी ड्रग की, जैसे कि अगर हम पेन किलर ले रहे हैं तो उसकी pharmacological activity क्या होगी? पेन को रिड्यूस करना, आपका फीवर रिड्यूस कर. तो कोई भी एक ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको अल्टर कर देना, मतलब उसको चेंज करें बाय द कंकमिटेंट. कंकमिटेंट का मतलब क्या होगा कि उसके साथ साथ ली हुई कोई दूसरी ड्रग बाय द यूज ऑफ अनदर ड्रग. तो कंकमिटेंट का क्या मतलब, उसके साथ साथ या अकर्स एट द सेम टाइम बाय अनदर ड्रग. वो ड्रग भी हो सकते और बाय द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंस, कोई अदर सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई अदर एक्सिपिएंट्स की वजह से भी किसी एक ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो सकती है. तो वो चेंज की वजह से आपकी जो रियल जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी थी वो आपको नहीं मिलेगी और जो आपकी एक्टिविटी होगी वो चेंज हो जाएगी. तो उसे अल्टर करने के लिए अब वी ऑल नो दैट कि ड्रग इंटरेक्शन समटाइम्स बेनिफिशियल भी होता है, मोस्टली टॉक्सिक होता है. So here we have introduced two terms, that is object drug and precipitant. So object drug क्या होता है? Drug whose activity is affected by such an interaction is known as object. Object drug मतलब अपने जो मेन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी या फिर अपने जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चाहिए थी जिस ड्रग से, जो अपना मेन एपीआई है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ड्रग. मतलब ऐसे ड्रग की जिसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या थेरेप्यूटिकल एक्टिविटी अल्टर्ड हुई है या होने वाली, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ड्रग. और प्रेसिपिटेंट क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ड्रग या फिर ऐसे एजेंट्स जो ऑब्जेक्ट ड्रग की एक्टिविटी को चेंज करते हैं उसे कहते हैं प्रेसिपिटेंट. प्रेसिपिटेंट क्या होते हैं कि प्रेसिपिटेंट की आने की वजह से तो अपने जो मेन ड्रग है उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाए. तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ड्रग को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेंट. नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन. अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के ड्रग इंटरेक्शन होते हैं. तो एज वी ऑल नो, फर्स्टली द ड्रग इंटरेक्शन इज ड्रग ड्रग इंटरेक्शन. एक मेन ड्रग है और दूसरा ड्रग भी आ गया तो उन दोनों के इंटरेक्शन से, उन दोनों के सिंबलाइज से क्या इफेक्ट आए उसे कहते हैं. एक ड्रग की वजह से दूसरे ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ गई, रिड्यूस हो गई या फिर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो गई तो उसे कहते हैं ड्रग ड्रग. अब ड्रग फूड इंटरेक्शन, समटाइम्स क्या होता है कि हमें डॉक्टर बोलते हैं कि मोस्टली ये ड्रग के साथ आप खाना खाने के पहले लो या फिर खाना खाने के बाद लो. तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि हमें पर्टिकुलर दवाई है उसे खाने से पहले ही लेनी है, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको खाने के साथ या खाने के बाद लेंगे तो वो ड्रग की एक्टिविटी अल्टर हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी. इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि हमें उसे पहले लेनी है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपना जो ड्रग है वो फूड के साथ इंटरेक्ट होगा और अपने जो एक्टिविटी चाहिएगी वो नहीं मिली. दूसरा ड्रग केमिकल रिएक्शन. अब समटाइम्स क्या होता है अपने बॉडी में कितने सारे फ्लूइड्स होते हैं उन सब, तो समटाइम्स क्या होता है ड्रग उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं या फिर ड्रग्स दूसरे ड्रग के साथ या फिर अपने जो लेबोरेटरी में बाकी एक्सिपिएंट्स है वो केमिकल के साथ रिएक्ट होके क्यों अलग ही इंटरेक्शन में, उसे कहते हैं ड्रग केमिकल इंटरेक्शन. दूसरे ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट. अपने बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं जैसे कि डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन एंड मैनी मोर. तो
वो टेस्ट से भी ड्रग की जो एक्टिविटी या फिर ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो अल्टर हो सके, क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए भी हम दूसरे केमिकल्स यूज करते हैं इसीलिए। सेकेंड है ड्रग डिसीज इंटरेक्शन। अब पर्टिकुलर टाइप की डिसीज है तो आप ऑफ कोर्स उस ड्रग के लिए पर्टिकुलर टाइप की, अरे सॉरी, उस डिसीज के लिए पर्टिकुलर टाइप का ड्रग होता है। अब जैसे कि अगर आपको हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब आप ऐसी दवाई नहीं लोगे जो आपके ब्लड प्रेशर को कंस्ट्रिक्ट करे, अगर आपको बुखार आया है तो उससे क्या होगा, वरना और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और आपकी कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज में पर्टिकुलर ड्रग भी नहीं लेते, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो ड्रग है वो इंटरेक्ट करती है और आपकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो नहीं मिलती आपको। सेकेंड है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रग इंटर। एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग इंटरेक्शन को कंट्रीब्यूट करते या फिर ड्रग इंटरेक्शन को होने देते। फर्स्ट है मल्टीपल ड्रग थेरेपी। अब एक इंसान है जिसे बहुत सारी बीमारी हुई है तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारी दवाई लेगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी दवाई लेने से एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है और ड्रग इंटरेक्शन होता है और उससे टॉक्सिसिटी बढ़ती है। सेकेंड है मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स। अब अपन देखते हैं कि अपन को कुछ हुआ है तो हम एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अब थोड़े दिन के बाद कुछ और कंडीशन है तो दूसरे डॉक्टर। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन या फिर कोई एक ही डॉक्टर वो आपको बहुत सारी दवाई लिख के दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन हो जाएंगे और मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स भी हो सकते हैं समटाइम्स। तो उससे क्या, तो भी आपका ड्रग इंटरेक्शन बढ़ सकते हैं। सेकेंड है मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन ड्रग। अब एक ड्रग है उसके बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होंगे तो भी ड्रग इंटरेक्शन। सेकेंड है मल्टीपल डिसीज या फिर प्री डिपोजिशन इलनेस। अब और क्या होता है, मल्टीपल डिसीज, अब एक इंसान को बहुत सारी डिसीज है तो वरना प्री डिपोजिशन मतलब जेनेटिकली अगर आपको कोई डिसीज है तो अगर आप कोई दवाई लोगे तो उसके साथ वो डिसीज इंटरेक्ट हो सकते हैं या फिर कुछ भी पेशेंट इनकम्प्लायंस भी हो सकता है। सेकेंड है पुअर पेशेंट इनकम पेशेंट कंप्लायंस मतलब क्या होता है कि हाउ वेल और हाउ स्टेटिस्टिकली और अच्छे से जो पेशेंट है वो दवाई को फॉलो करे रेगुलरली। अब आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको सुबह शाम 6 दिन तक दवाई लेनी, बट यू आर नॉट टेकिंग इट रेगुलरली, उससे क्या होगा, पेशेंट कंप्लायंस नहीं कहलाएगा। पेशेंट कंप्लायंस क्या होती है, यस डॉक्टर ने बोला है कि सुबह शाम दवाई लेनी है तो यस यू हैव टू टेक, बट अगर आप नहीं लोगे तो पेशेंट इनकम्प्लायंस हो जाए, उसे कहते हैं पेशेंट इनकम्प्लायंस। अगर आप रेगुलरली ले रहे हो तो पेशेंट कंप्लायंस। तो पुअर पेशेंट इनकम्प्लायंस मतलब क्या हो, कि आप अच्छे से दवाई ही नहीं ले रहे हो, तो इससे भी क्या हो सकता है, समटाइम ड्रग इंटरेक्शन हो। एडवांसिंग ऑफ एज, जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ चेंज होता है, तो उससे भी आपका ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, कोई भी ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स में एपीआई कोई लो क्वालिटी का यूज किया है या फिर उसका प्रॉपर डिसोल्यूशन नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, या फिर वी कैन ऑल्सो से कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी ड्रग रिलेटेड फैक्टर से भी आपको ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। सेकेंड है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो इसमें क्या है, मेनली 3 मैकेनिज्म्स दिए हुए, एक है फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन, एक है फार्माकोकाइनेटिक और एक है फार्माकोडायनेमिक। Let's see each of this in details. First है pharmaceutical interaction. अब pharmaceutical interaction में उसमें क्या होता है, it is also called as incompatibility. ऐसे interaction को क्या बोलते हैं, incompatibility, मतलब क्या, एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ अच्छे से compatible ही नहीं है, उससे क्या होगा, it is a physiochemical interaction that occurs when a drug are mixed in IV fusion causing precipitation or inactivation of action of active principles. अब क्या होता है ना कि ये मेनली जो इनकम्पैटिबिलिटी या फिर फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन है ये मेनली आईवी इन्फ्यूजन में होता है। अब क्या ऐसा होता है ना कि जब जब कभी भी डॉक्टर या फिर नर्सेज हमें आईवी इन्फ्यूजन देते हैं तो एज वी ऑल नो हमें बहुत सारी ड्रग इन्फ्यूज की जाती, तो अब वो इन्फ्यूज होती वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इन्फ्यूज होती,
तो फॉर एग्जांपल कि अब वो सॉल्यूशन है वो आपके जो ड्रग कॉम्बिनेशन है, कोई भी एक ड्रग है उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं है, उसके साथ अच्छे से डिसॉल्व ही नहीं हो पा रहा है या फिर उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मेन एपीआई है, जो ड्रग है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है या फिर इनएक्टिव हो जाता है। तो अब इनएक्टिव हो गया या फिर प्रेसिपिटेट हो गया, जिससे क्या हुआ कि वो ड्रग अच्छे से आपकी बॉडी में जा ही नहीं पाएगी और उसका एक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या है, अकर्स व्हेन ड्रग्स आर मिक्स्ड, मतलब वो एक एपीआई है, उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, मेनली डेक्सट्रोज, डेक्सट्रान सॉल्यूशन है, ऐसे सारे सॉल्यूशन अपन यूज करते हैं उनको इन्फ्यूजन में डालने के लिए। तो वो डेक्सट्रान सॉल्यूशन से आप क्या होगा कि आपका जो एपीआई ड्रग है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी या फिर इनएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर दिया एम्पिसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन एंड बार्बिट्यूरेट्स interact with dextran in solution and are broken down from chemical compounds। अगर हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम एम्पिसिलिन या क्लोरप्रोमाजीन या फिर बार्बिट्यूरेट, इन तीनों में से कोई भी ड्रग आईवी इन्फ्यूज में दे रहे तो हमें कौन सा सॉल्यूशन नहीं यूज करना है, डेक्सट्रान सॉल्यूशन नहीं यूज करना। क्यों? क्योंकि जो डेक्सट्रान सॉल्यूशन है वो उसके साथ मिक्स करने से क्या होता है कि ड्रग्स आपकी ब्रोकन डाउन हो जाती है उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में, जिससे कि इनएक्टिवेट हो जाती है और प्रेसिपिटेट कर जाती है। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। सेकेंड है फार्माकोकाइनेटिक, जिसे हमें सिंपल वर्ड्स में पता, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो इसमें क्या होता है, दिस इंटरेक्शन आर दोज इन विच एडीएमई प्रॉपर्टीज, आपकी जो भी एडीएमई प्रॉपर्टीज है वो ड्रग की वो अल्टर हो जाती है। इधर आपका एब्जॉर्प्शन अल्टर हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन अल्टर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से होने पर, या फिर एक्सक्रीट नहीं हो पाती। तो उससे भी क्या, अल्टर बाय प्रेसिपिटेंट। एज वी ऑल नो, हमने देखा था कि प्रेसिपिटेंट क्या होता है कि ऐसे ड्रग जो ड्रग इंटरेक्शन को करवाते, तो उससे क्या होगा कि प्रेसिपिटेंट है या फिर प्रेसिपिटेंट को हो सकता है जो अपना जो मेन ड्रग है उसके अलावा दूसरा ड्रग या फिर कोई substance altered by another drug or substance, hence such interaction are called ADME। सिंपल वर्ड्स में देख लो, फार्माकोकाइनेटिक मतलब होता है एडीएमई। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो एडीएमई प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट ड्रग की, जो मेन ड्रग है जिसको आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए, वो ड्रग की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है बाय प्रेसिपिटेंट। प्रेसिपिटेंट मतलब कोई अनदर ड्रग या फिर कोई अनदर सब्सटेंस। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? एडीएमई इंटरेक्शन। द रिजल्टेंट इफेक्ट इज अल्टर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग। इन अब आपने पता है कि फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होता है कि आपकी जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, आपके ब्लड में, आपके प्लाज्मा में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो अल्टर्ड हो जाता है, वो इधर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो जिससे ऑफ ड्रग, तो जिससे क्या एक समटाइम्स टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है या फिर आपको जो मेन आपकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए थे वो भी नहीं मिल सकती। अब हियर इधर एग्जांपल दिए टाइप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। चलो अब सबसे पहले देखेंगे एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन आर दोज वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रग इज अल्टर। अब अपना जो ऑब्जेक्ट ड्रग है, जो अपना मेन ड्रग है जिसको हमें एक्शन चाहिए, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अल्टर होता है। तो इससे क्या होता है कि नेट इफेक्ट क्या आता है, फास्टर और स्लोअर ड्रग एब्जॉर्प्शन। इधर तो आपका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा या तो स्लो हो जाएगा। मोर और लेस कंप्लीट ड्रग एब्जॉर्प्शन का तो क्या होगा, ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर लेस कंप्लीट, पूरा ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और बाकी क्या होगा, मोर ड्रग एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब इसका मेजर मैकेनिज्म क्या है इसका, कि मेजर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मेजर मैकेनिज्म क्या एग्जैक्टली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, समटाइम्स एक ड्रग है वो दूसरे ड्रग के कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो एक ड्रग है वो दूसरे ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब कॉम्प्लेक्स आर द मोस्ट लाइक
स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड काइंड ऑफ होता है, तो अब कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इससे क्या होगा कि अब ड्रग ब्रोकन डाउन ही नहीं हो पाएगी, ब्रोकन डाउन ही नहीं हो पाएगी तो आपको इफेक्ट ही नहीं मिलेगा। या फिर एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन मतलब कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाएगी, और एड्सॉर्ब हो जाती है तो तभी भी वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दी। GI-pH को अल्टर कर देना, या फिर वो ड्रग आके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच है उसको अल्टर कर देगी, तो अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच को अल्टर कर दिया तो अपनी जो मेन ऑब्जेक्ट ड्रग है उसका फॉर एग्जांपल एसिडिक पीएच में उसको डिसॉल्व होना था, बट अपनी जो प्रेसिपिटेंट है उसने आके क्या किया कि जो अपना पीएच है उसको अल्कलाइन कर दिया, तो अब अपने ऑब्जेक्ट ड्रग तो डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगी। सेकेंड है अल्टरेशन इन गट मोटिलिटी, गट मोटिलिटी को अल्टर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया कि गट मोटिलिटी इंक्रीज कर दिया, तो अपना जो गट है उसको डायलेट कर दिया, तो जिससे कि क्या होगा अपना जो ऑब्जेक्ट ड्रग है वो फटाफट जीआई से पास होगा, तो अब जल्दी से जीआई से पास हो गया तो उसको डिसॉल्व होने या डिस्ट्रीब्यूट होने का अपने ऑब्जेक्ट ड्रग को टाइम ही नहीं मिला। इनिबिशन ऑफ जीआई एंजाइम, अपने जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंजाइम्स है जिस जो अपने ड्रग को ब्रोकन डाउन करते हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, उनको इनहिबिट कर दिया। या फिर अल्टरेशन इन जीआई माइक्रोफ्लोरा, आपके जो जीआई में एंजाइम्स है या फिर जो भी प्रोटीन्स और उन सब का है उन सब का अल्टरेशन कर दिया। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं होने दिया उसको, उसका एब्जॉर्प्शन कम कर दिया। तो ये सारे मैकेनिज्म है, ये सब कौन करता है? प्रेसिपिटेंट ड्रग करता है। अपने प्रेसिपिटेंट ड्रग है वो कॉम्प्लेक्सेशन या एब्जॉर्प्शन बना लेते हैं, या फिर जीआई पीएच को अल्टर कर देते, गट मोटिलिटी को अल्टर कर लेता है, जीआई एंजाइम को। तो ये सारे काम कौन करता है? प्रेसिपिटेंट करता है, जिससे कि अपने जो ऑब्जेक्ट ड्रग है उनकी एब्जॉर्प्शन में अल्टरेशन हो जाता है। इधर और दिया हुआ है, लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है कि मेजर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब बाकी मैकेनिज्म क्या? एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन आगे देखा तो कॉम्प्लेक्सेशन या एब्जॉर्प्शन में फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन और पेनिसिलिनामाइन, वो उसकी प्रेसिपिटेंट ड्रग क्या? एंटासिड, फूड, मिनरल सप्लीमेंट्स और इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पुअरली सॉल्युबल एनएफ विथ हैवी मेटल्स और आयन। अब इधर क्या होता है, अगर अपना ऑब्जेक्ट ड्रग है अपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिया, फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिया, अब उसके साथ साथ अगर हमने एंटासिड ले लिया या फिर ऐसा कोई फूड ले लिया या फिर हमने ऐसी कोई सप्लीमेंट ले ली जिसमें आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, तो उससे क्या होगा ना कि जो एंटासिड है या फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, Fe है, वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आयरन है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ स्ट्रांगली बाउंड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो उससे क्या होगा? सिप्रोफ्लॉक्सासिन का अपन को एक्शन ही नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई इसीलिए बोला है कि ऑब्जेक्ट ड्रग्स और प्रेसिपिटेंट ड्रग का ये एब्जॉर्प्शन अलग होगी। दूसरा है जीआई अल्टरेशन इन जीआई, जीआई पीएच का अल्टरेशन कर दिया। फॉर एग्जांपल अपने सल्फोनामाइड है, एस्पिरिन है, फेरस सल्फर, फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड ले लो। अब सल्फोनामाइड के साथ हमने एंटासिड ले लिया कोई भी, तो उससे क्या होगा ना कि एनहेंस डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट, उससे क्या होगा कि सल्फोनामाइड का है ना एंटासिड के साथ हमने ले लिया, तो उससे क्या होगा कि डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन रेट दोनों बढ़ा दिया, जिससे कि क्या हो? डिक्रीज डिसोल्यूशन एंड हेंस एब्जॉर्प्शन। समटाइम्स क्या होता है? एनहेंस एब्जॉर्प्शन मतलब जीआईपीएच का अल्टरेशन हो। अब वी ऑल नो एंटासिड है तो वो क्या करेगा कि अपने जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच को उसको बेसिक की साइड लाएगा, तो बट सल्फोनामाइड का क्या है कि उसको एसिडिक पीएच चाहिए, बट हमने उसके साथ एंटासिड ले लिया जिसके वजह से अपने जीआईपीएच है वो थोड़ा बेसिक की साइड जाएगा, जिससे क्या होगा? सल्फोनामाइड जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे और एग्जांपल दिए, गट मोटिलिटी कैसे चेंज होती है, जीआई माइक्रोफ्लोरा, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी दिया, यू कैन सी हियर। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन में क्या होता है? प्राइमरीली ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ड्रग फ्रॉम इट्स बाइंडिंग साइड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ अनदर ड्रग। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला ड्रग है, ये वाला एक मिनट ये वाला ड्रग है, इसकी बाइंडिंग साइड ये है, राइट? इसका बाइंडिंग रिसेप्टर या बाइंडिंग साइड ए है। अब ये वाले ड्रग है, इसकी बाइंडिंग साइड ये है, बट अब कोई एक दूसरा ड्रग आ जाएगा जिसकी बाइंडिंग साइड यही है,
बट ये ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा रिस्पेक्टिव है ये वाले बाइंडिंग साइट के। तो ये क्या करेगा, यहाँ आके बाइंड हो जाएगा और ये वाले ड्रग को रिमूव कर देगा, जिससे कि क्या होगा कि ये वाले ड्रग की जो एक्टिविटी थी वो हमें मिलेगी ही नहीं। ओके, सो क्या होगा कि प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा कि ये वाले ड्रग को, फॉर एग्जांपल ये ए ड्रग है और ये बी ड्रग, तो ए ड्रग की बाइंडिंग साइट ये है, बी ड्रग की भी बाइंडिंग साइट ये, बट बी ड्रग है ना वो ज़्यादा ससेप्टिबल है ये वाले बाइंडिंग साइट से। तो अब क्या होगा कि ए वाले ड्रग जो बाइंड हो रहा था उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको वहाँ से हटा देगा और वो खुद आके वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो अब ए वाला ड्रग है वो बाइंड ही नहीं हो सकता, अगर बाइंड नहीं होगा तो अपनी एक्टिविटी कैसे दिखाएगा। तो इधर वही लिखा है कि प्राइमरी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ड्रग फ्रॉम इट्स बाइंडिंग साइट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाय अनदर ड्रग। ये बाइंडिंग साइट है प्लाज्मा प्रोटीन की। Drug highly bound to plasma protein that have a relatively small volume of distribution like oral coagulant, sulfonamide, certain and anti-apply are particularly liable to displacement interaction. So इधर क्या कि ड्रग है, ऐसे ड्रग जो हाईली बाउंड है प्लाज्मा प्रोटीन से, ऐसे ड्रग जो हमेशा मतलब हाईली बाउंड होते प्लाज्मा प्रोटीन से और उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है, जैसे कि ओरल कोएगुलेंट्स और सब, वो हाईली ससेप्टिबल है, मतलब वो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन का शिकार बन जाते हैं। सेकेंड है ड्रग विच इज इन अनबाउंड फॉर्म, मतलब ऐसे ड्रग है जो अनबाउंड फॉर्म में इज एक्टिव while portion which is in bound form work as a temporary storage। अब क्या होता है कि ड्रग है जो अनबाउंड फॉर्म में है, हमें पता है कि ऐसे ड्रग है जो अनबाउंड फॉर्म में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, वो जल्दी से वो क्या करेंगे, वो अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे। बट मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाते तो उससे क्या होता है कि वो अपने एक्शन दिखा ही नहीं सकते। तो इससे भी क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन अपना स्लो डाउन हो गया। क्या होता है कि अपने जो ब्लड में है, ब्लड में अगर हाई अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है, तो अगर अपना ड्रग हाईली ससेप्टेबल है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो अगर उसने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, बाउंड हो गया, तो अब वो ड्रग उसकी एक्शन नहीं दिखा सकता। अगर वो ड्रग ने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुआ तो ही वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा सकता है। When a drug is displaced by other drug or the chemical unbound form becomes more leading to toxic level in the blood and presenting as toxicity। अब क्या होता है कि when a drug is displaced by, एक ड्रग ने दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस कर दिया और केमिकली अनबाउंड फॉर्म ऑफ एक्टिव ड्रग, अब क्या हुआ कि एक ड्रग ने दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा, अपना जो ऑब्जेक्ट ड्रग था उसकी तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अपने ऑब्जेक्ट ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन था अपने ब्लड में एकदम से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिपिटेंट था वो तो सारे ही प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो गए, तो अब अपने ऑब्जेक्ट ड्रग को तो कहीं पे बाउंड होने की जगह ही नहीं मिली, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ड्रग अपने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे, तो जिससे कि क्या होगा कि टॉक्सिसिटी हो सकती है। नाउ मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन, इधर क्या होता है कि इंटरेक्शन आर दोज व्हेन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑब्जेक्ट इज अल्टर। यहाँ क्या होता है कि जो अपना ऑब्जेक्ट रखे उसका मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है, इधर इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो, इधर दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, एंजाइम इनहिबिशन एंड एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इनहिबिशन वर्ड सजेस्ट, इनहिबिट मतलब रोकना, इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना, राइट। तो इधर क्या होता है इंडक्शन, इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट है तो डिक्रीज करेगा, बट इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इन कंपैरिजन टू अदर इंटरेक्शन एंड कैन बी फेटल। सिग्निफिकेंट क्यों कहे, मोस्ट ज़्यादा लाइकलीबली हो सकता है इसीलिए उसको सिग्निफिकेंट है, और कैन बी फेटल मतलब समटाइम्स आप पेशेंट की जान भी जा सकती में लीड्स टू दैट। एंजाइम इंडक्शन, इंडक्शन मतलब वो एंजाइम को इंड्यूस करेगा, जिससे कि क्या होगा कि अपना रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। और एंजाइम इनहिबिशन मतलब जो अपना प्रेसिपिटेंट होगा वो ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करेगा जिससे कि अपना रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाए। नाउ इधर एग्जांपल्स दिए हुए हैं एंजाइम इनहिबिशन का,
जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल है, उसको हम डाइसल्फिराम और मेट्रोनिडाजोल के साथ लेंगे तो इंक्रीज प्लाज्मा एसिडाल्डिहाइड लेवल। अब इधर क्या होता है कि अगर हम अल्कोहल के साथ डाइसल्फिराम लेंगे तो जिससे कि क्या होगा कि अपने जो प्लाज्मा अपना जो ब्लड है उसमें जो एसिटाल्डिहाइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके अब सेकेंड है टायरेमाइन रिच फूड एंड माओ इनिबिटर। टायरेमाइन रिच फूड है, उसको हम माओ इनिबिटर से ला माओ इनिबिटर सेलेजिनाइल रेसोजिनाइल वैसे सारे तो उसके साथ लेंगे तो उससे क्या एनहेज एब्जॉर्प्शन ऑफ अनमेटाबोलाइज्ड टायरेमाइन। टायरेमाइन है उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा देगा? जो माओ इनिबिटर्स है वो एंजाइम्स है उनको इनहिबिट कर देगा, जिससे कि क्या होगा कि अपना जो अनमेटाबोलिक टायरेमाइन है उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन मतलब क्या होता है कि एंजाइम्स को इंड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉरेमाइन और फिनेंटोइन और बार्बिट्यूरेट इंक्रीज प्लाज्मा लेवल, डिक्रीज एफिकेसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग। अब क्या होगा ना कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ हम बार्बिट्यूरेट्स लेंगे तो बार्बिट्यूरेट्स क्या करेगा? जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है एंजाइम जिसको मेटाबोलाइज करने वाले थे उसको इंड्यूस कर देगा, जिससे कि क्या होगा? इंड्यूस कर देगा तो एकदम से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो प्लाज्मा लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमें ड्रग एफिकेसी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ड्रग एफिकेसी डिक्रीज मतलब क्या होता है कि उसका जो प्रॉपर अमाउंट में फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। थर्ड फार्माकोडायनेमिक, हमने अभी देखा था फार्माकोकाइनेटिक जिसमें हमने ADME यस चारों देखे। अब है फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। Pharmacodynamic interaction are those in which the activity of object drug at its site of action is altered by precipitant. अब फार्माकोकाइनेटिक में ADMA होता था, इधर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ड्रग जो उसके साइट ऑफ एक्शन है वहां से ही अल्टर हो जाएगा। मेनली इधर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें क्या होगा कि जो ड्रग की जो ऑब्जेक्ट ड्रग की एक्टिविटी है जहां से वो एक्शन देने वाला था, मेनली जो रिसेप्टर होते वही अल्टर कर देगा प्रेसिपिटेंट, तो उसे क्या बोलेंगे? फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। ये दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट, इधर डायरेक्टली हो सकता है और इधर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या हो कैसे होगा? एंटागोनिज्म से, एडिशन से और समेशन भी कह सकते हैं, सिनर्जिज्म, और सेकेंड है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम डिटेल में देखें। फर्स्ट है डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि इन विच द ड्रग हैविंग सिमिलर और अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आर कंकरेंटली यूज। मतलब क्या होता है कि जो दो ड्रग्स है, जो कोई भी दो ड्रग है जिनके एक्शन इधर तो सिमिलर है या तो ऑपोजिट एक्शन है, उनको कंकरेंटली मतलब साथ साथ में दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो का तो सेम हो सकती है का तो अलग हो सकती है। सेम कैसे होगी? अगर सेम होगी तो दो कंडीशन आएंगी, एडिशन आएगा या तो फिर कुछ और एक्शन हो सकती है। अगर अपोजिट होगी तो एंटागोनिज्म आएगा। नीचे जैसे कि 3 कंसिक्वेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब अपोजिट। इसमें क्या होता है? ड्रग इंटरेक्टिंग ड्रग्स है अपोजिट इफेक्ट, एक ड्रग और दूसरे ड्रग है उन दोनों की अपोजिट इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल ACH एसिटाइल कोलिन है, नॉर एड्रीनालिन है, अपोजिट इफेक्ट ऑन हार्ट रेट। जैसे कि हमें पता है ACH वो पैरासिम्पैथेटिक है, तो इससे क्या होता है कि ACH है वो हार्ट रेट को क्या करता है? स्लो डाउन करता है, और एड्रीनालिन है वो क्या करता है? हार्ट रेट को स्पीड अप करता है। तो अब इन दोनों के अपोजिट इफेक्ट है, तो अब अगर ACH और एड्रीनालिन हम दोनों को साथ में देंगे तो उससे क्या होगा? एंटागोनिज्म प्रोड्यूस होगा, एंटागोनिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगा। सेकेंड है एडिशन और समिशन। एज द नेम सजेस्ट, एडिशन मतलब दोनों का ऐड करके, दोनों को मिला के जो इफेक्ट आता है वो। तो इन और एडिशन समिशन में क्या होता है? दोनों जो ड्रग होती है उनकी सिमिलर एक्शंस होती है और उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वो भी रिजल्टेंट इफेक्ट
बढ़ जाते हैं। जैसे कि 1+1 2 होता है, तो क्या हो गया 2 मतलब उसका रिजल्टेंट इफेक्ट बढ़ गया। तो इससे क्या हो, ड्रग इंटरेक्टिंग ड्रग है सिमिलर एक्शन, दोनों ड्रग की सिमिलर एक्शन है, इन द रिजल्टेंट इफेक्ट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग इन रिस्पॉन्स। मतलब एक ड्रग है जिसका रिस्पॉन्स 50% है, दूसरा ड्रग है उसका रिस्पॉन्स भी 50%। तो अगर दोनों 50% रिस्पॉन्स वाले ड्रग मिल जाएंगे, दोनों सिमिलर एक्शन देते हैं, दोनों 50, तो अपने टोटल सम होके जो इफेक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 100% होगा, जिससे कि क्या होगा, अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सीएनएस डिप्रेसेंट। जो सीएनएस डिप्रेसेंट है वो दो तरह के होते हैं, एक सेडेटिव होता है, अब हिप्नोटिक होता है। बट अगर हम दोनों ही तरह के सिडेटिव हिप्नोटिक दोनों ही तरह की ड्रग ले ले, तो इससे क्या होगा कि सिडेटिव का काम क्या होता है, टेंशन को रिड्यूस करना है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है, पेशेंट को एकदम काम करना। और हिप्नोटिक का काम क्या होता है, स्लीप को इंड्यूस करना। तब अब देखो कि अगर हम सीएनएस डिप्रेसेंट ले रहे हो तो आपका टेंशन भी कम हो रहा है, एंग्जाइटी भी कम हो रही है, साथ साथ हिप्नोटिक जो आपका स्लीप भी इंड्यूस करता है, आपको नींद भी लाता है। तो ये कितना एकदम लाइक बेनिफिशियल इफेक्ट हो गया ना, सॉरी, जिससे कि क्या होगा कि एकदम बेनिफिशियल इफेक्ट हो गया। दोनों के इफेक्ट को समिशन करके अपन को थर्ड बहुत अच्छा और बहुत हाईली इफेक्टिव फार्माकोलॉजिकल इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, बोथ द ऑब्जेक्ट ड्रग एंड प्रेसिपिटेट ड्रग हैव अनरिलेटेड इफेक्ट्स। मतलब दोनों जो ऑब्जेक्ट और प्रेसिपिटेंट ड्रग है, जो दो ड्रग है हमने साथ में लिए या फिर दो ड्रग है जिनका इंटरेक्शन कराने वाले हैं होने, उनका अनरिलेटेड इफेक्ट है, बट लेटर इन somewhere alerts the effects of the former। मतलब क्या होगा कि फॉर्मर मतलब जो पहले वाले हैं उनका इफेक्ट एकदम से बढ़ जाएगा और एकदम अलर्ट लेवल पे आ जाएगा, ऐसे लेवल पे जो कि हम एक हाई अलर्ट मेडिकल कंडीशन होती है जिससे कि हमें अच्छे से मॉनिटर या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इन विच बोथ द ड्रग एंड द प्रेसिपिटेंट अनरिलेटेड इफेक्ट हो गया, और इन बट द लेटर वन इन सम वे अलर्ट्स द इफेक्ट ऑफ फॉर्मर। मतलब जो सेकेंड वाला ड्रग है, जो प्रेसिपिटेंट है, वो जो फॉर्मर मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ड्रग है उनका इफेक्ट इंक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल है सैलिसाइलेट डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ प्लेटिलेट्स टू एग्रीगेट, thus impairing the homeostasis if warfarin induced bleeding occurs। अब सैलिसाइलेट से एज वी ऑल नो इसका काम क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन या एडिशन को डिक्रीज करना, ब्लीडिंग टाइम को डिक्रीज करना। वारफेरिन है, उसका काम क्या होता है कि जो ये एंटीकोएगुलेंट के जैसे काम करता है, जैसे कि जो क्लॉटिन फैक्टर्स है कि फॉर एग्जांपल 10 या फिर 2 क्लॉटिंग फैक्टर है, उन सबको रिड्यूस करेगा, उन सब विटामिन के डिपेंडेंट विटामिन है उसको रिड्यूस करेगा, जिससे कि क्या होगा, एज ए एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आएगा। और सैलिसिलेट्स का काम क्या है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देगा। बट जब ये दोनों साथ में आएंगे तब क्या होगा कि सैलिसाइलेट है वो वारफेरिन की जो एक्टिविटी है एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि क्या होगा कि अपना जो सैलिसाइलेट है, अपना जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है या फिर अपना जो क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस है, जो उन सबको इंक्रीज करने से क्या होगा कि ब्लीडिंग हो जाएगी, ऐसी हाई ब्लीडिंग हो जाएगी जिससे कि हमें एक अलर्ट कंडीशन आएगी। तो जिससे कि क्या होगा कि इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन हो गया। नाउ मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ऐसे हमें पता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं और बहुत कॉमन है, मतलब नॉट दैट कॉमन, बट वी हैव टू बी अलर्ट। तो उसको हम ड्रग मार्केट में लाने से पहले या फिर ड्रग आने से पहले हम कैसे उसको जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इधर क्या लिखा है, नो ड्रग इज एब्सोल्युटली सेफ। यस, किसी ना किसी ड्रग की साइड इफेक्ट होती है। बाय द टाइम ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट मोस्ट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर नोन। जब कोई भी ड्रग मार्केट में आने से पहले उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, मोस्टली सारे तो हम किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट 100% नहीं जान सकते, बट मोस्टली जो ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है नोन होती है। कैसे पता होती है,
हम उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं अलग अलग, जैसे हमें पता चल जाता है, और उसमें जो API होते हैं उसके हम एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आर वेल डॉक्यूमेंटेड। वो ड्रग्स का हमने क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग स्टडीज की, तो उनमें जो एडवर्स इफेक्ट है, उनमें जो टॉक्सिसिटी है, उनकी जो साइड इफेक्ट है, जो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, उनको वेल डॉक्यूमेंट किया जाता है। बट अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड। ऑफ कोर्स अब कोई कोई एडवर्स इफेक्ट है जो हमें जल्दी देखने को मिल जाते हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या महीने में, या फिर अपने जो क्लिनिकल पीरियड का टाइम है उसमें एडवर्स ड्रग इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, साइड इफेक्ट, तो हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते। बट ऐसे जो इफेक्ट है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या फिर वो क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद आते, उसको हम ना आइडेंटिफाई कर सकते, ना डॉक्यूमेंट कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? until it has been subjected to much more widespread use। जब तक हम उसको मार्केट में नहीं लाएंगे, वाइड स्प्रेड यूज नहीं करवाएंगे, तब तक वो सारे अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट ही कहलाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने उनको बहुत सारे पॉपुलेशन में इफेक्ट नहीं किया। सो एज टू डिटेक्ट द अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट, जो अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट, उनको डिटेक्ट करने का, अपने पॉसिबल कॉजेज को इफेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज है। सबसे पहले कोहेरेंट स्टडी। इसमें क्या होता है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ ड्रग रिसीवर आर स्टडीज टू इवेल्युएट आउटकम आफ्टर ड्रग एक्सपोजर। इसमें क्या होता है? ड्रग को अगर हमें मार्केट में लाना, उससे पहले या उसके बाद, तो उसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ ड्रग रिसीवर, मतलब एक ग्रुप बनाते ड्रग रिसीवर्स का, उनके कंसेंट के साथ उनको वो पर्टिकुलर ड्रग एक्सपोज की जाती। If used when detection of event occurs with frequency of more than 1 in 500 exposed, मतलब 500 लोग हैं, उनको एक्सपोज किया, उसमें से किसी एक या उससे ज्यादा में ADR दिख रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी में, तो उसे क्या करेंगे? हम डिटेक्ट करेंगे। इवन एक को भी दिखेगा तो वो डिटेक्ट करेंगे, प्रॉपर डॉक्टर स्टडी करेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इट इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स। जैसे हमें पता है हर एक ड्रग का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल होता है, और समटाइम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस भी होता है, जिससे कि वो हर एक टाइम में, हर एक पर्टिकुलर पीरियड में देखते रहते हैं कि पर्टिकुलर ड्रग की जो मार्केट में जाने के बाद भी क्या इफेक्ट आ रही है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। सेकेंड है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है कि इसमें है ना, हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेशेंट लेते हैं और उसके केस कंट्रोल करते हैं। मतलब पहले हमने किसी पेशेंट को वो वाली डिसीज पर्टिकुलर डिसीज को इंड्यूस करवाए, या फिर ऐसे पेशेंट लिए जिसको वो डिसीज है। तो इससे क्या होगा कि इसमें हम एक टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी करेंगे। इसमें 2 ग्रुप ऑफ पीपल को हम कंपेयर करेंगे। पहला होता है तो केस में क्या होता है कि वो केस मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिसे वो डिसीज या फिर कंडीशन है ऑलरेडी, और बाकी जो कंट्रोल होते हैं जिसे कि वो डिसीज नहीं है। तो इन दोनों लोगों की जो कंडीशन उसको हम कंपेयर करते, जिसे बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट्स। इसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट में इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ अराउजिंग सस्पिशियस अबाउट ड्रग। ये सबसे कॉमन होती है। इसमें जो प्रिस्क्राइबर है, जो ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, वेदर फिजिशियन हो या फिर कोई स्पेशलिस्ट हो, वो उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और ऑफकोर्स ड्रग की कंप्लेंट्स भी लेके आते ही है। तो उससे क्या होता है कि वो अगर वो जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाती है, या फिर उन्हें कोई सस्पिशियस होता है, तो क्या करते? प्रिस्क्राइबर सस्पेक्ट, मतलब वो जो कंडीशन है जो अराइज हो रही है ड्रग रिलेटेड, उन्हें लगता है, तो वो किससे रिपोर्ट करते? रिपोर्ट ईदर इन लेटर और टू इन द मेडिकल जर्नल और टू मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग। वो किसे रिपोर्ट करते? लेटर लिख के रिपोर्ट करते, या फिर कोई स्पेसिफिक मेडिकल जर्नल होती, या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जो ड्रग होते उनको रिपोर्ट करते कि ये वाले ड्रग से आई माइट थिंक कि ये वाली एडवर्स रिएक्शन आ रही है। तो बाय दिस मीन अदर प्रिस्क्राइबर अल्टर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग डिसीज रिलेशनशिप। जिससे क्या होगा कि बाकी जो अदर प्रिस्क्राइबर्स है वो भी तो मेडिकल जर्नल को पढ़ेंगे, या फिर वो भी किसी जर्नल या आर्टिकल को पढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो भी एकदम अलर्ट हो जाएंगे, और वो भी ड्रग डिसीज रिलेशनशिप को
जान सकते। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग एजेंसी आर सेट अप टू कलेक्ट सच केस रिपोर्ट। क्या होता है ना कि जो एक स्पेसिफिक कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी, वो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग एजेंसी एक ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंट करती, हायर करती, जो क्या करती, ऐसे ऐसे केसेस को या ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स को कलेक्ट करती और कोलेट सच केस और वो केस रिपोर्ट को स्टडी करती। Although the resulting information collected gives no idea of frequency with which a given event is caused by the drug। अब क्या होता है कि ऑल्दो ये सारे रिपोर्ट्स आते हैं, रीड करते, बट जो रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन हमें प्रिस्क्राइबर से मिलती या फिर वो कलेक्ट करते, वो कोई भी आइडिया नहीं दे सकते कि कितनी फ्रीक्वेंसी या कितने अमाउंट में या कितने एज ऑफ पीपल में, या फिर कह सकते हैं कि कितने डोज पे आ रही है वो, या फिर कितनी फ्रीक्वेंटली आ रही है। लाइक 100 पेशेंट में से कितने, 2 में आ रही है या 100 आउट ऑफ 98 में आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते अच्छे से, रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं, with which a given amount is caused by a drug। It indicates the number of prescriber feel that the event is possibly drug related। पहले ही बोला था कि जो इट इंडिकेट, सिर्फ ये स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट है, वो क्या इंडिकेट करती है कि जो नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर है, जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे वो पर्टिकुलर ड्रग का, वो पॉसिबली ड्रग रिलेटेड हो सकती है, उनको ऐसे सस्पिशियस लगता है इसीलिए वो बोलते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल। फोर्थ, स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। इसमें क्या होता है, डिटेल ऑफ कॉज ऑफ डेथ, जैसे कि रिकॉर्ड ऑन डेथ सर्टिफिकेट, कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एज रिकॉर्ड ऑन डिस्चार्ज लेटर आर रूटीनली कलेक्टेड एंड एनालाइज। क्या करते हैं स्टेटिस्टिकल एंड रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी में, अब हॉस्पिटल में हर रोज मोस्टली डेथ होती रहती, तो कॉज ऑफ डेथ, वो डेथ है उसका कॉज क्या है, किसी ड्रग का एडीआर की वजह से तो नहीं हुआ है, या फिर किसी ड्रग का जो कोई साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट, या कोई ड्रग इंटरेक्शन की वजह से तो नहीं हुआ है। तो ये सारा देखने के लिए क्या करते, जो अपने जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें लिखते हैं, डेथ सर्टिफिकेट में उसको कॉज ऑफ डेथ लिखी होगी, ड्यू टू ड्रग या ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट या फिर ड्यू टू एक्सीडेंट। तो जो जो ये सारी स्टडी करते हैं वो का तो डेथ सर्टिफिकेट या फिर जो हॉस्पिटलाइजेशन है उनका जो डिस्चार्ज लेटर है उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं, आर रूटीनली कलेक्टेड और एनालाइज की जाए। इट गिव्स एन अर्ली मॉर्निंग ऑफ एपिडेमिक ऑफ ड्रग रिलेटेड डिसीज। जो ड्रग रिलेटेड डिसीज है उसका जो एपिडेमिक है, उसका जो पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में फैलने की क्षमता है, वो हमें पहले ही पता चल जाती। record related study can be used to great effect in search for drug induced disease। अब हमें पता है कि ऑफ कोर्स पैथोजन से तो इंड्यूस डिसीज होती है, पर ड्रग के इंटरेक्शन की वजह से भी किसी टाइप की डिसीज हो सकती है। तो स्टेटिस्टिकल एंड रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी हमेशा मेनली कब काम आता है, जब ड्रग इंड्यूस डिसीज हो, तब उसका ग्रेट इफेक्ट। Thank you for listening till the end. This leads to the end of our chapter third of pharmacy practice, that is adverse drug reaction.